नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। जब शिवानंद तिवारी बाबा बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है। क्यों? उसके पीछे की मैं आपको राज बताता हूं, रहस्य बताता हूं। देखिए, बाबा बहुत पढ़ते हैं। आप अभी धूप में अपनी किताबें सुखा रहे हैं और हमें मौका मिला है ये दिखाने का कि किस तरह की किताबों का संग्रह उनके पास है। वैसे इनके पास तो हज़ारों किताबें हैं और रोज़ सुखा रहे हैं, उसको धूप खिला रहे हैं ताकि किताबें दुरुस्त रहें। लेकिन इन किताबों को देखकर आप समझ सकते हैं कि इनकी रुचि कितनी है, स्टडी में कितना समय देते हैं पढ़ाई पर। और ऐसे ही नहीं बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, चाहे बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, नेता हो, सब सुनते हैं बाबा को और समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं। देखिए, हर तरह की किताबें यहाँ पर हैं, हर राइटर की किताबें हैं, हर तरह की किताबें हैं। और ये किताबें बहुत पुरानी किताबें हैं जो शायद आपको खोजने पर कहीं मुश्किल से मिलेंगी, लेकिन इनके पास उन किताबों का संग्रह है और उन किताबों से इतना लगाव है कि पढ़ चुके हैं इन किताबों को बहुत पहले, कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको संजोए रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं। तो देखिए किस तरह से शिवानंद तिवारी जी धूप में बैठकर अपनी किताबों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी किताबों को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। किताबों से कितना लगाव है। आज के राजनेता तो किताब और अखबार कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बाबा आज भी पढ़ते हैं, इस उम्र में भी। और किताबों से इतना आपको लगाव है, अभी भी पढ़ लेते हैं आप? आदत है, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिए कि जितनी किताबें हैं मैं इसको अद्दोपांत पढ़ चुका हूँ। किताब खरीदने का हमको शौक़ है और कहीं किसी समीक्षा वगैरह में पढ़ा कि फ़लानी किताब अच्छी है, फ़लाने विषय पर कोई किताब आई है, तो तुरंत जो है इच्छा होती है कि उसको हम खरीदें, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं उतना। लेकिन हमने ये महसूस किया है कि इसमें से जो भी अध्याय, चैप्टर आपको लगता है आपके लायक है, तो आप पढ़ते हैं, उससे भी आपको एक चीज़ों को समझने का जो है एहसास पैदा होता है, नज़रिया अलग पैदा होता है। नज़रिया अलग क्या है, मतलब हम लोग तो एक विचारधारा के लोग हैं। हम लोग समाजवादी आंदोलन से ही राजनीति में आए और हमारे साथ ये रहा, बहुत लोगों को गलतफहमी रहती है कि हम जो है समाजवादी आंदोलन का पूरा इतिहास हम देखे हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। मेरे जीवन का एक अध्याय तो बिल्कुल आवारागर्दी में गुजरा और दूसरा अध्याय जब हम राजनीति में आए तो हम जो है किशन पटनायक को अपना नेता माने। किशन पटनायक थे, कृष्णाथ जी थे, इस तरह के जो लोग थे, इन लोगों को ही हमने नेता माना। और ये लोग जो सोशलिस्ट पार्टी का, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जो मुख्य धारा थी, कर्पूरी जी, तिवारी जी, मधुलिमय, राजनारायण वगैरह का, उससे अलग ही हम रहे। इसलिए मुख्य जो पार्टी थी उसके अंदर क्या क्या घटित हो रहा है उसके प्रति मेरी दिलचस्पी नहीं थी। इसकी वजह से बहुत सारे घटनाएं जो मेरे सामने घटी, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी, बहुत डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है। और उसी किशन जी वाली धारा के साथ राजनीति करते हुए हमने ये तय किया था ना। किशन जी से एक दफ़ा बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि 40 बरस से कम उम्र में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि वो खुद 32 बरस की उम्र में लोकसभा में चले गए थे। तो हमने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या है? तो उन्होंने बताया कि जब आदमी चुनाव लड़ता है तो उसको कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। जो आपका जो मूल सिद्धांत है, आपका जो विचार है, सोच है, उससे हटना भी पड़ता है। माने वोटर को मनाने के लिए या वोट संग्रह करने के लिए। अब जैसे हम जो है पूजा पाठ में यकीन नहीं करते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम नास्तिक हैं या हमको अध्यात्म से, हम आध्यात्मिक अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमको अपनी राह पर चलने के लिए पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप जाइए चुनाव में तो हर गांव में लोग कहेगा कि फलना जगह है बाड़ी देवी, इनका के चल के प्रणाम कर लिया। अब एक दो जगह हमने रिसिस्ट किया। शुरू में जब हम चुनाव लड़ने के लिए गए तो हमने रिसिस्ट किया, लेकिन वो जाना ही पड़ता है आपको। तो किशन जी ने जो कहा था वो बात मेरे दिमाग में थी और इसीलिए 1977 में जब हमको जनता पार्टी ने शाहपुर से चुनाव लड़ने का, विधानसभा के चुनाव लड़ने का
मैंने कहा, टिकट दिया, तो हमने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया। तो बाबूजी हमारे उसी साल बक्सर से सांसद हो चुके थे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि शिवानंद क्या मन है, तुम चुनाव लड़ना चाहते हो? चुनाव लड़ल चाहता रहा। हमें ना, हमारा इच्छा नहीं कि भीतर से हमारा परेशानी हो रहा बा। तो कहला कि छोड़ दो तब। तो हमने वापस ले लिया नाम। या हमारे दिमाग में था कि हम 1940 हमारा पूरा हो जाए तब हम चुनाव लड़ें। इस बीच में संजोग ऐसा हुआ कि पिताजी जब सांसद थे उसी समय उनका इंतकाल हो गया और बाई इलेक्शन भी उसी समय होने वाला था। तो पुछार में कर्पूरी जी आए, सबसे पहले वही आए और उन्होंने हमको कहा कि आप चुनाव लड़िए। कर्पूरी जी सबको आप ही कहते थे। हालांकि हम 1952 में MLA फ्लैट में आए थे, तीसरा चौथा के विद्यार्थी थे, तो विधायक बन के आए थे। हम लोग चचा ही चचा उनको कहते थे, लेकिन उनकी आदत थी और मैथिली में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप नहीं भी लड़ना चाहते हैं कि पार्टी से चुनाव, तो आप इंडिपेंडेंट लड़िए, हम लोग सब आदमी समर्थन करेंगे। लेकिन हमको लगा कि चुनाव लड़ने के लिए जाएं, बाबूजी अभी तुरंत उनका इंतकाल हुआ है और मरे हुए बाप के नाम पर वोट मांगने जाएं, हमारे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। हमने प्रणाम कर लिया उनको, हम ये किए। तो उसी धारा के राजनीति के साथ फिर हम 1985 में बिंदेश्वरी दुबे से पहला चुनाव लड़े। बिंदेश्वरी दुबे उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उनके बारे में चर्चा थी कि वो चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री होंगे। और दुबे जी को लोग ले आए थे, वो सबको जानते थे कि हम 1990 में चुनाव लड़ने वाले हैं। तो हम लोगों के जो कॉमन रिश्तेदार थे वो लोग ले आए कि रुआ चली, अरे वह कुछ करही के नहीं, नॉमिनेशन फाइल करी और बाद रुआ बिहार घूमी। अब अचानक जो हम मैदान में उतर गए तो वहाँ का ये जो है बदल गया। तो इतनी ताकत लगी उस चुनाव में। दुबे जी के पक्ष में लेबर लीडर थे, बेरमो में काफ़ी लोगों को उन्होंने उपकृत किया था। और समझिए कि हम मोटरसाइकिल पर चुनाव लड़ रहे थे। हम लोगों ने सीमा बांध दिया था कि 25,000 से ऊपर हम खर्चा नहीं करेंगे। और मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल पर झोरा बांध करके हम घूम रहे थे, दरवाजे जा रहे थे। तो हमको अंत में हम लोगों ने खर्चा जो हुआ वो खर्चा हम लोगों ने हिसाब करके वहाँ ये किया। तो ये मेरी स्थिति रही। तो बहुत सारी चीज़ें जो उस समाजवादी आंदोलन की, जिसको कहिए मुख्य धारा या बड़े नेताओं के की जो धारा है, उसके साथ हम रहे नहीं। फिर 90 में हमारा चंद्रशेखर जी ने हम पर कृपा किया। बिहार से सारा नाम जो है मेरा गया जनता पार्टी की ओर से, यूनानिमस बिहार से अकेला नाम। अब वो हमसे बहुत नाराज़ हो गए तो उन्होंने एकदम भिट्टो लगा दिया। और नाराज़गी की वजह भी थी, उस समय बीपी सिंह इमर्ज कर रहे थे और बीपी सिंह के पीछे पूरे देश में गोलबंदी हो रही थी, कलबंदी हो रही थी। राजा नहीं फ़कीर है, मैंने भारत का तकदीर है, रखो ना उधर यार। तो ये नारा चल रहा था उस समय। तो हम जो है बीपी सिंह के समर्थन में थे। और चंद्रशेखर जी को भी हमने कहा, वशिष्ठ नारायण सिंह इसके गवाह हैं, हम चंद्रशेखर जी से गए मिलने के लिए और ये कहने के लिए गए कि भैया, मैंने उनसे माने भैया हम उनको कहते थे। मेरे पिताजी का पैर छू के प्रणाम करते थे। बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत घरेलू किस्म का रिश्ता। तो हम उनको कहने के लिए गए, क्यों आप विरोध कर रहे हैं। तो हम गए वहाँ, तो वशिष्ठ भाई पहले से थे, साउथ एवेन्यू वाला जो उनकी कोठी थी। तो वशिष्ठ भाई दिखे तो हम पूछे कि क्या हो, भेंट भइल ना? आज भेंट होने की उम्मीद नहीं है। तो शरद पवार वगैरह आए हुए हैं, उनके साथ बैठे हैं। तब तक चंद्रशेखर जी के यहाँ रहने वाला एक आदमी जो है निकला, वो हमको पहचाना। तो हमने कहा कि भैया कह दो कि हम आए हैं, अगर संभव है तो चंद्रशेखर जी बहुत ही माने इस मामले में वो तुरंत निकल के बाहर, का हो शिवानंद का हाल बा। हम लोग बैठे, वशिष्ठ भाई भी मेरे साथ बैठ गए। और हमने उनको कहा कि भैया क्यों आप बीपी सिंह का विरोध कर रहे हैं। तो शॉर्ट करे के बाद बोली तो क्या हुआ? हाँ, तो हम उनको कहे कि कहाँ भैया कहें। कल के हम कहे कि अभी देखिए पूरा देश जो है, लोग जो है मैंने फुल राइज कर रहे हैं बीपी सिंह के पीछे। और यही मौका है कि राजीव गांधी से और गांधी परिवार से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। वो बड़ा तमक गए और उन्होंने कहा
कि राजीव गांधी हमारा खेत कट ले बा, यही जवाब दिया। अब हम जो है मैंने एकदम ये हो गए कि क्या बोल रहे हैं ये। और थे बेचारे कांग्रेस के ही बैकग्राउंड में आए थे, हमको अंदाज नहीं था कि बीपी सिंह के प्रति उनके मन में ईर्ष्या भाव या द्वेष भाव जो है इतना है। तो हम उनको समझाए, फिर कोशिश की, हमारी क्या हैसियत कि हम उनको समझाएं, लेकिन हमने कोशिश किया। हमने कहा कि भैया पब्लिक ओपिनियन जो है अभी बीपी सिंह के पीछे है। कहा पब्लिक ओपिनियन का क्या मतलब? अगर 500 हिंदू की भीड़ कहती है कि नहीं साहब एक मुसलमान को मार दे, तो हम कहेंगे कि पब्लिक ओपिनियन यही है। अब हमारे सामने हमने कहा कि भैया अब इसका तो कोई जवाब नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद जो है हम लोग प्रणाम करके लौट आए। उसके बाद जब 90 में चुनाव हो रहा था तो पता लगा कि मेरा टिकट जो है रुक गया। हमको मंजे लाल जी, हमारे पार्टी के जो सीनियर नेता थे सोशलिस्ट पार्टी के, उन्होंने हमको बताया कि शिवानंद जी आपका तो टिकट रुक गया है। तो पता लगा कि उस समय क्या नाम है, जो जनता पार्टी का जो घटक, जनता दल का जो घटक था, अलग अलग लोग जो है सब मिल के एक कमेटी बनाई गई है। शरद यादव भी उस कमेटी में थे। तो शरद जी को हमने कहा कि भाई आप किस कमेटी में हैं और हमारा टिकट जो है रुक रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये कमेटी जो बनी है, इस कमेटी के लिए एक नियम जो है बना दिया गया है कि सर्वसम्मति से जिसका टिकट जो है मंजूर करेगी कमेटी, वो पास होगा। और एक सदस्य भी अगर एतराज़ उठाएगा तो रुक जाएगा। और जसवंत सिन्हा जो है वो चंद्रशेखर जी की पार्टी की ओर से कमेटी के मेंबर हैं, वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, शिवानंद को रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब अध्यक्ष माने चंद्रशेखर जी का यह है कि नहीं साहब। तब हम कहें क्या किया जाए भाई, बड़ा हम झंझट में पड़े। तो दयानंद सहाय उनके मित्र थे, राज्यसभा के सदस्य थे उस समय। और दयानंद भाई से हमारा एकदम बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता, उनका छोटा भाई हमारे साथ पढ़ता था, हम उनके यहाँ ठहरते भी थे। तो हम उनके यहाँ गए, सुबह सुबह हम लोग उनका जो भोरसी वाला आश्रम है जिसको भुवनेश्वरी कहते थे, तो वहाँ हम लोग गए। तो वशिष्ठ जाड़ा का दिन था, तो कुआं था और हम अपने गाड़ी चला रहे थे। एक माटाडोर गाड़ी थी, लंबी वाली छोटी वाली बस, हमारे एक दोस्त ने दे दिया था कि दिल्ली में घूमने टहलने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए। अब अपने हम गाड़ी चला रहे थे और उसमें हम लोग गए, हम दोनों आदमी, दयानंद भैया और हम। वहाँ पहुँचे तो देखा वशिष्ठ भाई पहले से हाजिर हैं। तो वशिष्ठ भाई से पूछा कि का भइल ताहर? कहले कि हमारा तो क्लियर हो गया, हमें हमरो बारे में बतियोला थोड़ा थोड़ा, यही उनका अंदाज था। हमको बुझा गया कि वशिष्ठ भाई का अब इनकी हिम्मत कहाँ है कि चंद्रशेखर जी से। तो दयानंद भाई उनके कमरे में गए, उसके बाद वो बाहर निकले, हमको देखे, कहा हो शिवानंद, कहा हलवा? बड़ा बढ़िया भैया। 1-1.5 घंटा हम लोग उस आश्रम में घूमे। क्या बनाया था उन्होंने शानदार, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। उनके एस्थेटिक सेंस का कोई जवाब नहीं था, इतना खूबसूरत। और रास्ते भर पेड़ पर, पौधा पर, मौसम पर, पानी पर, चिड़िया पर बातचीत होती हुई 1-1.5 घंटा लगा। फिर आए सी ऑफ करने के लिए। वहाँ हमसे उन्होंने पूछा कि का शिवानंद कोनो बात बा? हमको ऐसा लगा कि सारा डेमोक्रेसी है, अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी में हम अपनी बात कहते हैं, जो बात इनको नागवार गुजरी, अब इसके लिए हम इनसे खेद क्यों व्यक्त करें? हमने कहा कि ना भैया कोनो बात नहीं की। कह के चल दिए हम लोग। रास्ता भर दयानंद भाई हमको गरियाते रहे कि यही खातिर गई ला, बोले फलान ठिकान। पता लगा कि अगले दिन जो है उनका जो नॉर्थ एवेन्यू में है, क्या नाम है, चंद्रशेखर जी का, वहाँ आने वाले हैं। फिर हमको हड़काए दयानंद भाई की, कल जाके बतिया वो। फिर हमको भी लगा कि चलिए बात किया जाए। गए हम वहाँ, वो अपना ऑटो रिक्शा का पैसा दे के विदा कर रहे हैं, तब तक जौहर साहब आ गए। जौहर साहब उस समय इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। जौहर साहब ने कहा कि क्या शिवानंद चंद्रशेखर से मिलने आए हो? हम कहा कि जी। तो उसके बाद दोनों आदमी साथ ही गए चंद्रशेखर जी के कमरे में, और चंद्रशेखर जी ने उनको खाने पर बुलाया था। खाने पर बुलाया था तो अब हम भी बैठे हुए थे, तो हमको कैसे कोई कहता कि भाई आप जाइए, निकलिए। खाना वाना हुआ, बढ़िया भोजन हुआ। वहाँ से निकले चंद्रशेखर जी जौहर साहब को सी एफ करने के लिए। जौहर साहब की गाड़ी आई, बैठे चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि का शिवानंद कोनो बात बा? अब हमारी बदमाशी देखिए, हम गए थे सफ़र के कहेंगे, और फिर मेरे मुंह से निकला कि ना भैया कोनो बात नहीं। और उसके बाद हम पटना आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हमने कहा कि नहीं साहब, ये हमारे चंद्रशेखर जी के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये घोषित किया हमने। और घोषित करके इंडिपेंडेंट जो है चुनाव के मैदान में आ गए।
चंद्रशेखर के खिलाफ? हैं? चंद्रशेखर, अच्छा हाँ, उनकी पार्टी के खिलाफ। हाँ, उनके मिजाज का पार्टी भी नहीं, हाँ, उनके मिजाज का विरोध किया। उनके मिजाज के विरोध में हमने, और 300 वोट से 350 वोट से हम हार गए उसमें। उसी समय क्या नाम है, लालू यादव जीत गए थे। लालू यादव जीत गए थे तो अब उस समय अब चीफ मिनिस्टर जो है, ये 77 की बात हम देखिए चले गए, यही 90 की बात है। तो लालू यादव जो है चुनाव जीत गए थे। लालू यादव के आने मतलब जनता दल जो है चुनाव जीत चुका था। और देखिए 2 हिस्से में बट गया ये पूरा का पूरा मामला जो हम आपको सुना रहे थे। अब इतनी चीज़ें हैं दिमाग में कि एक बात जो है, उस 77 में हमको टिकट मिला और कर्पूरी जी ने 80 में हमको कहा, और ये जो कहानी दूसरे हिस्से में आई चंद्रशेखर जी वाला प्रकरण, ये जो है आपको 90 का किस्सा आया। तो उसमें नाम आ रहा था कि कौन कौन होगा चीफ मिनिस्टर। उसमें कर्पूरी जी का नाम आ रहा था, सत्येंद्र बाबू का नाम आ रहा था, दिग्विजय सिंह का नाम आ रहा था, मेरे बाबूजी का भी, रामानंद तिवारी का भी नाम आ रहा था। तो हमने, मैंने आपको याद अब कराना चाहेंगे, बहुतों को याद नहीं होगा कि 1967 में जब सरकार बनी थी, महामाया बाबू की संबित सरकार, पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बिहार में बनी थी, उस समय 67 के चुनाव में ये बीपी मंडल साहब जो है लोकसभा के सदस्य हो गए थे, और उन्होंने दबाव डाल करके यहाँ मंत्रिमंडल में भी वो शामिल हो गए। कर्पूरी जी लोहिया जी जिंदा थे। लोहिया जी का उसी साल अक्टूबर महीने में देहांत हुआ, और लोहिया जी इस बात के एकदम विरोधी थे कि कोई गैर विधायक जो है वो विधायक दल का नेता बने और मुख्यमंत्री बने। उनका कहना था कि एक तो जो विधायक दल है उसके प्रति आप अविश्वास करते हैं कि उसमें कोई लायक नहीं है जो मुख्यमंत्री बने। दूसरा उनका ये कहना था कि जो सांसद जो है अगर वो मुख्यमंत्री बनता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अपने सांसदी से, वहाँ बाई इलेक्शन होगा, यहाँ उसको असेंबली में ले आने के लिए एक असेंबली की सीट खाली करनी होगी, वहाँ बाई इलेक्शन होगा। ये भारत जैसे और बिहार जैसे गरीब में ये संभव राज नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं साहब, कोई सांसद जो है नहीं बने। तो उस समय भी एक झंझट हुआ था हम एथी में, कोई सांसद नहीं बने। ये भी 77 की ही बात है। लालू जी कैसे बन गए उसमें? देखिए फिर घोर मट्ठा हो रहा है। फिर जो हम कह रहे थे 90 की बात हो रही थी, वो अभी जो हमने कहा कर्पूरी जी और लोहिया जी वाली बात, वो हम ले चले गए 77 में। और फिर अभी 90 में जो लालू जी बने, तो लालू जी के बनने का की वजह थी वो ये थी कि एक तो माने वैक्यूम था। कर्पूरी जी के मरने के बाद लालू यादव जो है लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए थे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए थे तो एक ये तो हो ही गया था, मतलब जब अपोजिशन पार्टी सत्ता में आती है तो जो लीडर होता है ऑटोमेटिकली उसका चॉइस होता है। लेकिन वहाँ पर जाते चुनाव हुआ और बीपी सिंह वगैरह नहीं चाहते थे कि लालू यादव बने, उनकी इच्छा थी कि रामसुंदर दास बने। इस बीच में चंद्रशेखर जी ने रघुनाथ झा को खड़ा कर दिया, तो रघुनाथ झा को भी 15-16 वोट आ गया। और चुनाव लोग नहीं कराना चाहते थे, लेकिन चुनाव हो गया, और चुनाव के लिए शरद यादव ने दबाव डाला और चुनाव हुआ। तो चंद्रशेखर जी के कैंडिडेट रघुनाथ झा को 17-18 वोट मिल गया, और बाकी में लालू जी को बहुमत आ गया। लालू जी को बहुमत आ गया तो लालू जी को सीएम बनाने में किस नेता की अहम भूमिका थी? देखिए किस इंडिविजुअल नेता का क्या कहिएगा। अब चंद्रशेखर जी ने अगर मान लीजिए रघुनाथ झा को नहीं खड़ा किया होता और रघुनाथ झा को उतना वोट नहीं आता, हाँ वो वोट लोग मान रहे थे कि लालू यादव के खिलाफ जाता, लालू यादव नेता नहीं बनते। उस हिसाब से मान लीजिए कि वोट कराने के लिए प्रेशर डाला शरद यादव ने, तो उनको भी कह सकते हैं। नीतीश कुमार भी मैनेजरी कर रहे थे उस समय, ये में विधायक दल का जो जनता दल का विधायक दल था उसके अंदर जो है लोगों को मिलाना जोड़ना ये सब काम वो लोग भी कर रहे थे। तो आप जो है किसी एक इंडिविजुअल को नहीं कर सकते, एक सामूहिक जो है प्रयास था, और उस प्रयास का मैं सफल। कैंडिडेट कौन थे मजबूत, जो जैसे रघुनाथ झा हो गए, लालू यादव हो गए, और कौन? रामसुंदर दास थे। रामसुंदर दास को ही ये लोग चाहते थे बीपी सिंह वगैरह बनाना। बहुत मजबूत कैंडिडेट थे ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग उनकी विधायक दल में थी ऐसी कोई बात नहीं थी।
लेकिन एक तो दलित थे और दूसरे बड़ा माने शालीन और भद्र जो है बातचीत और इन सब चीज़ों में देखने समझने में भाषा वोसा सब बहुत अच्छी, तो प्रभावित लोग हो जाते थे। लेकिन कोई ऐसा नहीं था कि उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग हो, बहुत विधायक दल में ये हो। लोग चाहते ही नहीं थे दिल्ली वाले कि चुनाव हो और रामसुंदर दास बहुमत से हो जाए, लेकिन हो गया। हमको बहुत उसमें लालू यादव के प्रति बहुत आकर्षण जिसको कहिए वो नहीं था। तो हम जो है निकल रहे थे कहीं जाने के लिए, तो स्टेट गेस्ट हाउस में शरद यादव ठहरे हुए थे, तो हम निकलते हुए चले गए शरद जी के यहाँ। वहाँ लालू यादव मिल गए, उनको हमने बधाई दिया। ओथ अभी नहीं लिया था उन्होंने, ओथ उनका हो गया। ओथ में हम जा नहीं पाए थे, बहुत हमने कहा आकर्षण नहीं था। बाद में जब मंडल कमीशन लगा और मंडल कमीशन का इतना घनघोर विरोध हुआ देश में, इतना घनघोर विरोध हुआ, और ख़ास करके उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में, कि करीब 58-60 नौजवान आत्मदाह करके मर गए, 100 से ऊपर जगह गोली चली। तो हम लोग जो है हम बिल्कुल निरपेक्ष थे, हम थे या सरजू राय थे, हम लोग गौतम सागर राणा के यहाँ गए हुए थे। तो लालू जी ने गए इनको रामनाथ ठाकुर को भेजा हमारे यहाँ, और रामनाथ ठाकुर हमको आके बोले कि भैया लालू जी आपको बुला रहे हैं। आप कहा कि देखिए हम लोग गौतम सागर राणा के यहाँ आए थे, कोई काम था, पता नहीं याद नहीं आ रहा है, सरजू राय का काम था या क्या था, सरजू राय का काम रहा होगा, वो साथ में थे। हम लोग जाने का रास्ता खोज रहे थे, कैसे जाया जाए चीफ मिनिस्टर हाउस में, पता नहीं साला क्या सिस्टम है क्या नहीं है। बुलावा ही आ गया। हाँ, तब तक ही बुलावा आ गया, गए हम लोग। तो लालू यादव का जो स्टाइल है, और लालू यादव मैट्रिक वोटिंग में पढ़ते थे तब से मेरे साथ थे। मेरा कहे कि एक ज़माना मेरा एक जीवन का एक दूसरा जो अध्याय था उसमें चलवई किए वो, तो देखते कहाँ रहता रहा, कहाँ करता रहा, फलान ठिकान तहार कुछ अता पता नहीं खे। अब जी क्या बात है ये बताओ जो। हाँ, तो देख रहे हैं कि मंडल कमीशन लग गया, क्या करना चाहिए। अभी मंडल कमीशन लग गया तो क्या करना चाहिए, कि एक ही रास्ता है, सड़क पर उतरो, तो दंगा हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। माहौल ऐसा तनावपूर्ण था देश का। हमें कि दंगा हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे ऊपर ढेला चले, पत्थर चले, तुमको गाली मिले, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तभी ना बैकवर्ड पोलराइज करेगा, पिछड़ों का ध्रुवीकरण होगा तुम्हारे पीछे, और चीफ मिनिस्टर हाउस में एक अन्य मार्ग में बैठे रहोगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला है। कहा कि पक्का हम कहीं किसके अलावे दूसरा बात क्या है, ये अवसर है, ऐतिहासिक अवसर है, ये यहाँ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। 6 घंटा 6.5 घंटा हम लोग बैठे रह गए। उसी समय प्रोग्राम बना गांधी मैदान में मंडल के समर्थन में रैली का, उसके मोबिलाइजेशन के लिए घूमने का ऐसा प्रोग्राम बना। जहाँ तक हमको याद आ रहा है शायद रघुवंश भाई को भी बुला लिया था लालू यादव ने। उसके बाद जो है मंडल की जो रैली हुई, और रैली के मोबिलाइजेशन के बाद लालू यादव का हेलीकॉप्टर उड़ता था। कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें हमारे बगैर हेलीकॉप्टर जो है उड़ा हो। और उस समय जो हमने माहौल देखा उसका क्या कहना है। बाद में सब डिफरेंस वगैरह हुआ। नीतीश का भी हमारे साथ उसी तरह से संबंध था। 1970 में हमने शंकराचार्य पर मुकदमा किया था एक, उस समय बड़ा मेरा नाम हुआ था। हम समाजवादी विजन सभा के ये थे, क्या नाम है, स्टेट सेक्रेटरी थे। ये सुरेंद्र किशोर वगैरह पत्रकार जो हैं, ये लोग भी समाजवादी विजन सभा में हुआ करते थे। नीतीश भी थे। हमने लालू यादव को अपना कैंडिडेट बना करके चुनाव लड़ा दिया पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का। और पहला चुनाव था पटना यूनिवर्सिटी का जिसमें डायरेक्ट जो है एक विद्यार्थी वोटर था। उसके पहले जो है क्लास काउंसिलर चुने जाते थे, क्लास काउंसिलर मिलके यूनियन बनाते थे, पहले दफ़ा था। और कुछ ऐसी बात हो गई कि हम मैदान में उतर गए। हम कभी पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पढ़े नहीं थे, और एक लॉज, एक हॉस्टल, एक विद्यार्थी को हमने, मैंने अपने जो चुनाव लड़ता है उम्मीदवार उससे भी ज़्यादा हमने मेहनत किया। और लालू यादव जो है जनरल सेक्रेटरी हो गए, और लालू यादव को पहली कुर्सी वही मिली। लालू यादव को पहली बार लॉन्च तो आप ही ने किया इस विश्वविद्यालय में। तो कहा लालू यादव ने अपने किताब में भी लिखा है कि हमको ब्रेक दिया उन्होंने, हालांकि बहुत कंजूसी के साथ लिखा है, लेकिन ये उन्होंने लिखा है कि हाँ साहब इन्होंने मैंने हमको ब्रेक दिया, समाजवादी विजन सभा का मेंबर बना, अपने किताब में ही लिखा है। और मंडल आयोग जो था उसके बाद भी लालू चमके थे, वो भी सलाह आंदोलन का मैदान में उतरने का आप ही का था। अब हम इस तरह का कोई सेहरा नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन जो तथ्य है वो हमने आपको यही वजह है ना लालू यादव आप
आपकी इज्जत भी करते हैं आज भी। स्वाभाविक है ना। इतना सब झंझट हुआ, केस हुआ, मुकदमा हुआ, फलान हुआ, ठिकान हुआ, लेकिन आज भी उसके यहाँ जो है बाकी जो लोग भी हैं, पता नहीं कब कब से हैं, ज़िंदगी भर उसके साथ रहे हैं, लेकिन लालू यादव आज भी हमारी जो अरे वो किसी और को वो नहीं मालूम है। इसलिए कि देखिए, लालू यादव इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हम ईमानदार आदमी हैं। हमने मुकदमा किया लालू यादव पर, मुकदमा के बाद वो जेल गए, जेल से आने के बाद इसी बीच में हम क्या नाम है समता पार्टी से एमएलए हो गए थे पीरो से। अगले दिन सुबह वो आदमी हमको फ़ोन करता है, बाबा प्रणाम। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस आदमी के खिलाफ हमने मुकदमा किया है, उस मुकदमे का नतीजा जो है वो जेल के रूप में परिणत हुआ। वो आदमी निकल के अगले दिन सुबह जो है हमको फ़ोन कर रहा है, बाबा प्रणाम। अब हम तो श्रीकांत तुमको हम क्या बतावें कि हमको तो समझिए कि अब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, हम क्या बोलें आगे, हम क्या इसका ये करें, ऐसी स्थिति हो गई। तो इस तरह का आदमी है। लालू और बाकी नेताओं में क्या अंतर है, ये तो यही विशेष ये क्या देख रहे हैं वही, ये जो हमने बताया, ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। और ये देखो नीतीश कुमार को मैंने हमको ये गलतफहमी है कि पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत सिस्टमेटिक आदमी है, ये तेज़ है, मेमोरी इसकी इतनी शार्प है, लोहिया को पढ़ा है, जानता है। ये क्वालिटी जो है लालू यादव में नहीं है। ये बढ़िया जो है चीफ मिनिस्टर होगा। और हमने नीतीश कुमार को निकाला वहाँ से, लालू यादव के यहाँ से। जॉर्ज वगैरह का जो नाम होता है ये सब बकवास है। ललन सिंह गवाह है, अगर ईमानदारी से ललन बोलेगा तो उसको याद होगा किस तरह से उसके एमएस फ्लैट में रात में 2 बजे तक नीचे टहलते टहलते अंत में नीतीश जो है तैयार हुए। और नीतीश कुमार का जो व्यवहार है, बाप रे बाप, वो आदमी है ही नहीं। उसमें आदमियत नाम की चीज़ जो है कहीं नहीं है। कोई मेरा अकेले तजुर्बा नहीं है। ये किस ढंग से मर्डर करता है, पॉलिटिकल मर्डर करता है वो। अब दिग्विजय सिंह का टिकट काट दिया। शंभू शरण श्रीवास्तव उसके साथ पढ़ा हुआ आदमी कहाँ है पता नहीं। वो जो लखनऊ वाली लड़की, इतना उसने इनके पीछे जो है गाड़ी घोड़ा हर तरह से, कहाँ है पता नहीं। एक भी आदमी इनके साथ आज के दिन जो दिखाई देता है, एक ललन सिंह है जो बीच में उन्होंने बगावत किया और अंत में फिर मिले। और ललन सिंह का कोई बहुत पॉलिटिकल लीडर वाला इमेज नहीं है। कोई एक आदमी है उनके साथ। यहाँ तक कि जो अति पिछड़ा जमात के लोग थे, जो 2005 में उनके लिए मुहिम लोगों ने चलाया था, पुराने स्थापित जो नेता थे, कोई नहीं दिखाई देता है। सबको ख़त्म कर दिया इस आदमी ने। और आज जा कर के देखिए कि सरेंडर किस ढंग से, माने निर्लज ढंग से जिसको कहिए सरेंडर कर दिया। अभी जाके दिल्ली में प्रचार करके आया। मुझको खुशी है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ये कहा, मैं कामना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जीते। अरे अकाली दल विरोध कर रहा है कि भाई तुम मुसलमानों के खिलाफ जो ये अभियान चला रहे हो, ये सीए ये कानून बनाए हो, गलत है, बदलो, वोट दिया। लेकिन आज कह रहा, ये रामविलास पासवान कह रहे हैं। लेकिन ये इस आदमी को देखिए, गांधी का नाम लेता है। वो अनंत हेगड़े जो कर्नाटक वाला है, इसके पहले वो मिनिस्टर भी रहा है। उसने कह दिया कि ड्रामा था, गांधी के नेतृत्व में आज़ादी का संघर्ष जो है ड्रामा था, संघर्ष नहीं था। एक जो है ये अनुराग ठाकुर कह दिया कि मैं देश के गद्दारों को गोली मार, मिनिस्टर होकर बोल रहा है। परवेश वर्मा क्या बोल रहा है कि जीतेंगे हम दिल्ली, उसके बाद जो है धरना खत्म और बलात्कार होगा। ये इस तरह की भाषा बोली जा रही है। और ये बेशर्म आदमी चुपचाप बैठा हुआ है। जिस आदमी के खिलाफ इसने बगावत किया, मैंने एनडीए से बाहर निकला, नरेंद्र मोदी का, जिस आदमी को के चलते घर में अपने भोजन का ये जो है कैंसिल कर दिया, उस आदमी का खुशामद में ये आदमी लगा हुआ है। ये रीढ़ विहीन आदमी है। एक बार हमने इसको कहा था कि रीढ़ विहीन आदमी। नीतीश कुमार को तो आप बखूबी समझते हैं, लालू यादव को भी समझते हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार क्यों बीजेपी के सामने सरेंडर कर देंगे? उसमें है ही नहीं, जान ही नहीं है, कभी संघर्ष ही नहीं किया। लालू यादव के खिलाफ भी जो संघर्ष हुआ, ये संघर्ष कहाँ किया? जब पहला बार 1995 का चुनाव हुआ, उसमें इसको लगा के 6 या 7 एमएलए हम लोग जीते थे। और कहा कि नहीं अब खूंटा ठोक के हम बिहार में रहेंगे। और हुआ कि लोकसभा से इस्तीफा दे देगा, और वहीं रह गया, वहाँ रह गया। और उसके बाद जो है
वो 13 दिन का जो मंत्रिमंडल बना उसमें भी शामिल हो गया, उसी सरकार में शामिल हो गया। ये तो मान लीजिए लालू यादव से कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसके वजह से सरकार चली गई। लालू यादव से कौन सी बड़ी भूल हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी जिस लालू यादव से? देखिए पॉलिटिकल भूल है, जैसे मान लीजिए कि संभाल के नहीं रख पाए, जो एक जमात थी पिछड़ों की उसको संभाल नहीं पाए। हमने इनको टोका था कि इस तरह की स्थिति पैदा होगी और आज जो है परेशानी हो रही है उसी के चलते। तो लालू यादव मुख्यमंत्री रहे या सत्ता पर काबिज रहे तो अति पिछड़ों का, दलितों का समर्थन मिला होगा तभी तो रहे। पूरा खाली अति पिछड़ों का ही नहीं, सबका, दलितों का, तमाम पिछड़ों का, कुर्मी कोयरी सबका। इसलिए कि वो जो पिछड़ों को आरक्षण मिला था मंडल कमीशन के जरिए, उसके खिलाफ ही आंदोलन हो रहा था। और पिछड़ों को लगा कि जो पहली दफ़ा हमको कुछ मिला है आज़ादी के बाद, उसको छीनने की कोशिश हो रही है। तो तमाम लोग, और लालू यादव उस समय चीफ मिनिस्टर थे, लालू यादव जिस बिरादरी से आते थे वो बिरादरी बहुत बड़ी थी, उनके नेतृत्व में सारा पिछड़ा, दलित, अक़लियत सब गोलबंद हुआ। वह साधारण गोलबंदी थी, अगर उसमें समाज बदला जा सकता था। नहीं तो वैसा ही माहौल बनाने के लिए अब देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव वैसा माहौल अति पिछड़ों के नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा, सन ऑफ मला। ऐसा माहौल कोई बनाता नहीं है, वो बनता है, परिस्थितियाँ बनाती हैं। उसकी कमी की भरपाई आपको लगता है कि कर पाएंगे कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी? है ना, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये पार्टी के अंदर जो संगठन के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। तेजस्वी अच्छा काम कर रहा है इस मामले में, कोई संदेह नहीं। तो वो ठीक है, लेकिन वो माहौल पैदा करना, वो परिस्थिति पैदा करना जो लालू यादव के समय में हुई, अब तो बहुत गंगा से बहुत पानी न बह गया भाई। 3 दशक हो गया। 1990 के बाद जो है ये आपको माने 2020 हो गया, तो आप समझ लीजिए 30 बरस हो गया। उस समय के बाद जो है 2-2 पीढ़ी जवान हो गई। उन लोगों ने वो भेदभाव, वो अत्याचार, वो जुल्म कास्ट सिस्टम के अंदर जो है वो नहीं देखा है। अब तो ये सब के सब जो है यादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, वो इनकी स्थिति बहुत ऊपर उठी। अब देखिएगा हर क्षेत्र में पिछड़े अब नजर आ रहे हैं। पहले जैसी गोलबंदी अब अति पिछड़ों की नहीं हो सकती, देखिए किसी भी पार्टी के पक्ष में। पहली परिस्थिति के अंदर हुई ना भाई, उस समय एक दूसरी परिस्थिति थी। उस समय जो दबे हुए थे पिछड़े, सामंती लोग उनको दबा करके रखे हुए थे, वोट डालने के लिए बूथ पर नहीं जा पाते थे। उस समय उससे मुक्ति मिली। खटोला पर बैठे नहीं रह सकते थे, कोई ब्राह्मण ठाकुर गुजरता था तो उठ के सलाम करना पड़ता था, वो ज़माना था। तो वो ज़माना को आज करके लड़कों ने कहाँ देखा है। तो वो उस तरह का जज्बा जो है पैदा होना, जो 1990, 91 में, 92 में पैदा हुआ लालू यादव के नेतृत्व में, वो बिल्कुल अलग प्रकार का था। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि लालू यादव को आप 50 गंडा बात कहें, लेकिन इतिहास में एक बात दर्ज हो गई लालू यादव के पहले और लालू यादव के बाद। जो लालू यादव के बाद जो बिहार बना, इसमें और लालू यादव के पहले जो बिहार था, दोनों में फंडामेंटल चेंज आया। हमने देखा है, जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था उस समय जेपी ने हमको कहा था कि तुम सहार संदेश में मेरा प्रोग्राम लगा सकते हो। हम कहा कि हाँ। गए हम लोग, आरा के सब तमाम साथी थे, गांव गांव घूमने हमने शुरू किया। तो हमने पूछा, जो दलित समाज के लोग थे, गरीब समाज के लोग थे, जो नक्सली आंदोलन के रीढ़ थे, क्या हासिल हुआ भाई? तो लोग कहते थे कि पहले बाबू अबू लोग जैसे व्यवहार करते थे, बोलते थे अरे तरे, गाली गलौज, जो उसमें कमी आई है। तो इतना हिंसा के बाद एक खास इलाके में यही परिवर्तन हुआ। और 1990 में मंडल कमीशन लगा और लालू यादव के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, बगैर एक गोली चलाए हुए, सिर्फ बोली से पूरे बिहार का माहौल जो है बदल गया। ये साधारण बात नहीं ना है। लालू यादव ने कहा कि जो तुम्हारे माँ बाप को प्रणाम करता है, उसी के माँ बाप को तुम प्रणाम करो। उसने स्वाभिमान पैदा किया। ये जो हीनता का बोध था कि हम एकदम जो है हम भगवान ने, ईश्वर ने ही हमको छोटा बना करके भेजा है, ये बहुत बड़ा ये था। ये साधारण काम नहीं है। आप सड़क बना लीजिएगा, पुल पुलिया बना लीजिएगा, लेकिन सैकड़ों हजारों वर्षों का जो समाज, जिसमें इस तरह का एक बड़ी आबादी के भीतर हीनता का बोध पैदा हो रहा है कि हमारे अंदर लायकियत नहीं है। आपको याद होगा कि पिछड़े समाज के लोग आपके दरवाजे पर आते थे, कहते थे कि ना है खटिया बैठो, कुर्सी पर, ना बाबू हम नहीं कहीं हैं ठीक। उसको लगता नहीं था कि हम इसके काबिल हैं। ये भाव निकालना जो है, ये कोई साधारण काम है क्या?
ये काम जो है लालू यादव ने किया था। इसलिए आज भी जो लालू यादव के साथ नहीं हैं, वोट नहीं देते हैं लालू यादव को, वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई लालू यादव ने हमको आवाज़ दिया। अब आज की तारीख में बीजेपी को कैसे चुनौती दी जा सकती है? महागठबंधन में तो रार मची हुई है, मांझी कुछ बोल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोल रहे हैं, सन ऑफ मलाह कुछ बोल रहा है। उन सब का हम बहुत महत्व नहीं देते हैं। इसलिए महत्व नहीं देते हैं कि अभी जो सामने चुनौती है हम लोगों की, ये जो कट्टरवादी लोगों का शासन आया है और पिछले मैंने 2019 में जो आया, इसके बाद जिस ढंग की राजनीति हो रही है देश में, इसने एक नए तरह का संकट पैदा किया। ये संकट है, पूरे देश में तनाव है। ये देश के इतिहास में पहली दफ़ा हो रहा है कि मुस्लिम समाज की औरतें, जहाँ पर्दा प्रथा इतना है, वो हजारों की संख्या में देश भर में कोने कोने में जो है धरना पर बैठी हैं। इस ठंड के मौसम में दिल्ली में ही शाहीन बाग में देखिए, जहाँ 2 डिग्री टेम्परेचर चला गया, वहाँ बच्चों के साथ बैठी रही हैं। अभी एक बच्चा जो है कुछ महीने का ठंड के चलते मर गया। ये कभी नहीं पैदा हुआ। लेकिन बाबा, जो 1990 के दशक में गोलबंदी हुई अति पिछड़ों की, दलितों की, लालू यादव के नेतृत्व में, आपने जो कहा, आपको नहीं लगता है कि फिर ध्रुवीकरण हो रहा है बीजेपी के नेतृत्व में पूरे देश में? नहीं, अभी है, अभी है। ये हमारी असफलता है। ये हमारी राजनीति का जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने का अपने आप को दावा करते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, एक आप कह सकते हैं नीतीश कुमार की भी पार्टी हो, ये फेलियर है हमारी असफलता है। और हमको आत्मनिरीक्षण करना होगा, जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं, कि क्यों ऐसा हुआ कि साहब हम जो है सेकुलरिज्म जो है चिल्लाते रहे, और हम जो है सेकुलर देश है का दावा करते रहे, और एक हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों के हाथ में सत्ता चला गया। ये हम लोगों की कमजोरी है। और हम लोगों का एक सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण जो काम है कि अभी मुसलमानों के खिलाफ जो घृणा और नफरत फैला करके जो हिंदू समाज का पोलराइजेशन अपने पक्ष में कट्टरवादियों ने किया है, हम समझाएं उनको। देखिए, 20% आबादी है मुसलमानों की, 80% आबादी इस देश में हिंदुओं को है। आप डरा रहे हैं। ये कौन लोग हैं? कट्टरवादी लोग। आप देखिएगा 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ आज़ादी की लड़ाई में, उसमें माने मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग, और सावरकर की, और इन लोगों की पार्टी, क्या नाम है, RSS की पार्टी, हिंदू महासभा, 3 राज्यों में मिल करके सरकार बनाई थी 42 के आंदोलन में। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी अंग्रेज गवर्नर को कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, और युद्ध के माहौल में जनता के भावनाओं को उस्काना जो है, ये देशद्रोह इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिन्ना और ये 1942 में एक साथ थे। अंग्रेज़ों की दलाली जिन्ना भी कर रहे थे और ये लोग भी कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने ही इनको खड़ा किया। 1906 में आप देखिएगा मुस्लिम लीग का गठन हुआ। पहले जो है मुस्लिमों को अलग एक निर्वाचन मंडल मिल गया, उसके बाद जो है ढाका में सम्मेलन हुआ और 1906 में जो है ये मुस्लिम लीग बना, और लगभग उसी समय हिंदू महासभा का शुरू हो रहा है उधर पंजाब। दोनों संगठन को अंग्रेजों ने एकदम इसको लिखा है इन्होंने, क्या नाम है, मेनन ने, जो सरदार पटेल के जो राज्यों को मिलाने में सरदार पटेल के प्रमुख सहयोगी थे और सबसे बड़ी भूमिका, और हमको कभी कभी लगता है शायद पटेल से भी बड़ी भूमिका उनकी थी। उन्होंने लिखा है अपने किताब में ये दोनों एक साथ पनपे। और कैलाश नाथ काटजू जैसा जज तो ये कहता है कि दोनों को अंग्रेजों ने खड़ा किया, दोनों को फाइनेंस करता था। ये भी कहा जाता है कि सावरकर जब जेल से निकले क्या नाम है, अंडमान से, और उनको कन्फाइन कर दिया गया रत्नागिरी के, महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिला में, उस समय उनको पेंशन मिलता था 66 रुपया, और उन्होंने पेंशन बढ़ाने के लिए कलेक्टर को दरखास्त दिया। कलेक्टर ने कहा कि मैं इसको मैंने अग्रसारित नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि इतनी तनख्वाह तो मेरी भी नहीं है। ये सारा कुछ है, लोग जानते नहीं हैं। लेकिन ये सब बातें क्यों नहीं विपक्ष बता पा रहा है? और विपक्ष भी बहुत सारी बातें नहीं जानता है। अब इतनी जो बातें हुई इसके बारे में बहुत कम लोग जो है, लेकिन जो जानकार है आपके जैसे, उनका उस सदुपयोग क्यों नहीं करते तेजस्वी यादव? बहुत सारी अभी जो राजनीति चल रही है उसका भी ये है। अभी जो राजनीति चल रही है वो राजनीति इस ढंग की हो गई है जिसमें, देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि डेमोक्रेसी पार्टियों से चलती है, और पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो डेमोक्रेसी पर खतरा हो जाएगा। स्थिति वही है, पार्टियां जो हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। नीतीश कुमार को हमने कहा था एक बार, याद होगा 2010 के पहले बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी हार गई थी, और एक अन्य मार्ग में एक बैठक हुई थी जिनको माना जाता है सीनियर साथी उन लोगों की, 10-12 आदमी की। उसमें नीतीश कुमार ने कहा था कि परिवारवाद
की राजनीति हमारे यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा निर्णय था। तो हमने नीतीश से पूछा कि ये बताइए साहब कि ये पार्टी के किस फोरम पर ये निर्णय हुआ। अच्छा निर्णय है, लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्णय है। ये पार्टी के किस फोरम पर निर्णय हुआ। और है ये हमने लोहिया की बात दोहराई कि लोहिया कहते थे इस तरह से कि पार्टियों के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगी। हमको हटा दिया। वो जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली अभियान समिति के हम अध्यक्ष थे, मेरा आइडिया कि 1 करोड़ लोगों का दस्तखत लेके दिल्ली चला जाए धूम धड़ाके से। वहीं भारतीय नृत्य कला मंदिर में मेरे बगल में बैठा था, हमने उसके कान में कहा कि यार ये कोई आइडिया है दिमाग में, और तुरंत घोषित कर दिया। गांधी मैदान में सामियाना तंबू लगा करके बड़ा बढ़िया से, बड़ा माने धूमधाम से उसकी शुरुआत हुई। पहला दस्तखत जो है हस्ताक्षर अभियान का नीतीश ने किया और फिर हमको हटा दिया। हमने 2010 में उसकी सरकार बन गई। हमारी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, हम गए उससे मिलने के लिए। हमने कहा कि बताओ कि तुम क्यों हमको हटा दिए। तो कहा कि भाभी बीमार थी, हम सोचा कि आप समय दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा कि ये बताओ कि तुम हमसे पूछे कि भाभी बीमार हैं, हम समय दे पाएंगे कि नहीं। तुमने तो हटा दिया और पार्टी के अंदर डाउन द लाइन नीचे तक ये संदेश चला गया कि नीतीश कुमार जो है शिवानंद तिवारी को नहीं पसंद करते हैं। कहा आप भी ऐसा बात करते हैं। देखिए उस समय वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा था। कहा कि देखिए कितना आनंद है। हमें यार तुम्हारा आनंद लेने का जरिया, तुम माध्यम जो है तुम्हारे पास बहुत कम है, और हमारे पास बहुत जो है आनंद लेने का दरिया है। हमको पढ़ने लिखने का शौक़ है, स्पोर्ट्स का शौक़ है, हमको म्यूजिक का शौक़ है, हमको गप मारने का दोस्तों के साथ शौक़ है। तो इसलिए हमको आनंद लेने का जरिया है। एक बात हम तुमको बता देना चाहते हैं नीतीश, तुमको ये लगा कि तुम हटा करके और हमको अलोता में अंधेरा में तुम फेंक दोगे, तो तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम हमको बोला। हमारे बोली में दम है और हम मानते हैं कि मेरे कर्म में भी दम है। तुम्हारी औकात, भगवान भी हमको अंधेरे में नहीं, गुमनामी के अंधेरे में नहीं भेज सकता। तुम किस खेत के मूली हो जी। हाँ आप नाराज हो गए फलान ठिकान। फिर इनर डेमोक्रेसी तो आरजेडी में भी नहीं बाबा, नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे लोग उसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो फेंका जाएंगे। ये जो देखिए नीतीश कुमार फेंका गए, सरेंडर कर गए नाक में। और हम लोगों के सामने भी जो है देखिए ये 2020 में अगर हम लोग बहुत बढ़िया नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों के लिए भी एक संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये सबके लिए एग्जिस्टेंस का सवाल। देखिए कांग्रेस जो है अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए कि सारे राज्यों में उसका कुछ न कुछ वोट है। लेकिन अब देखिएगा कि वहीं है बीजेपी का विकल्प, जहां रीजनल पार्टी नहीं है। जहां रीजनल पार्टी है अभी तक उसकी हालत ख़राब है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, या तमिलनाडु हो, हर जगह, या आंध्र प्रदेश हो, हर जगह हालत ख़राब है। जहां रीजनल पार्टी नहीं है वहीं कांग्रेस जो है विकल्प में है। और अभी तक लोग कबूल नहीं कर पाए हैं, क्या नाम है, राहुल गांधी को और इसको। तो सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। ये अनंत काल तक चलेगा। ये साधारण लड़ाई नहीं है, ये लंबी चलने वाली लड़ाई है। कांग्रेस मात दे पाएगी बीजेपी को? अभी कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि बीजेपी को कौन मात दे रहा है। प्रियंका गांधी आए तो? अरे कोई भी, सब लोग आ चुके हैं ना भाई। प्रियंका गांधी आए तो क्या, वो तो बजाबते जनरल सेक्रेटरी हैं, उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, आ चुकी हैं। लेकिन आप खुद देखिए कि क्या स्थिति है देश में। कोई विश्वसनीय विकल्प जो है बन पा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि देखिए डेमोक्रेसी नाम की रह गई है। अब जैसे माना जाता है आपका मीडिया, ये चौथा स्टेट माना जाता है, चौथा खंभा माना जाता है ये का। मीडिया की क्या हालत है भाई। यहाँ बिहार में प्रिंट मीडिया में नीतीश कुमार का ऐसा आतंक है कि कोई बयान जो है उसके खिलाफ अखबार वाले नहीं छापते। इवन टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा अखबार जो है नहीं छापता, वो भी जो है काट छांट करके छापता है। हिंदी अखबारों का तो छोड़ दीजिए। ये हालत है देश भर में। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो मेन धारा की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये तो ये जो मैंने आप लोगों के जैसे जो न्यूज चैनल हैं, ये लोग दिखा रहे हैं। आपकी जितनी भी पहुँच हो उसका मुकाबला अभी आप नहीं कर सकते। हो सकता है आगे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बदले ये जो है उनके मुकाबले समानांतर खड़ा हो जाए। इसको भी नियंत्रित करने के बारे में चर्चा हो रही है। जो ट्यूब चैनल से जो आ रहा है न्यूज वगैरह ये चल रहा है, व्हाट्सएप को, ट्यूब चैनल को, इसको भी कैसे अनुशासन के नाम पर इसको भी कैसे गिरफ्त में लिए जाए, इसकी भी बात चल रही है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनता के सामने माने राय बनाने की कि किसकी बात क्या है और हमको किस तौलना कि किसकी बात में दम है, हमारे लिए कौन क्या बोल रहा है, ये तो मीडिया के जरिए ना होता है। सत्ता पक्ष की बात, विरोध की पक्ष, विरोध पक्ष जो है जनता की बात उठाता है।
तो जनता की जो बात है, जनता के जो सवाल हैं, उसको जनता के बीच में जाने ही नहीं दिया जा रहा है और एक तरफा जो है प्रचार हो रहा है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी दिन भर में टेलीविज़न पर दिखाई देते रहते हैं, अमित शाह दिखाई देते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा घटना होता रहता है कि सब लोग दिखाई देते रहते हैं। इसमें बीच में कहाँ है कोई? 2 मिनट 4 मिनट के लिए राहुल गांधी को दिखा दिया और किसी को दिखा दिया, ये स्थिति है। तो आपने सुन लिया बाबा को। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इतनी जानकारी नहीं होगी और आप सुनने के बाद एक अलग नज़रिए से राजनीति को समझेंगे, देखेंगे, और यही मकसद था सिटी पोस्ट का। बाबा का ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है और पिछले 1 साल में 11 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, 6 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप भी करिए।